जैसे ऋतिक रोशन सबको पता है। हाँ। तो उनको स्टैमरिंग था, बहुत सीवियर। ओके। तो बचपन से वो थेरेपी ले रहे थे, बचपन में बहुत उन्होंने थेरेपी किया है, स्पीच थेरेपी लिया है। ओके। तो अब जाके वो ऐसे स्टेज पे है कि वो फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। ऑटिज्म अगर बच्चे को है तो आपको कुछ साइंस दिखने मिलेगी, जैसे बच्चा टोस पे चलता है, पैरों की उंगलियों पे चलता है, हर बार नहीं, कभी कभी चलता है। वो अकेला ही खेलता है, अपने आप में ही रहता है, आपके साथ या किसी और के बच्चों के साथ नहीं खेलता, अकेला खेलता है। पर्टिकुलर टॉयज या किसी पर्टिकुलर चीज़ें ही उसको पसंद है, उसी पैटर्न में खेलता है। आपको कोई भी स्पीच प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी है, तो आप उनको बताओ, क्योंकि उनको पता ही नहीं स्पीच थेरेपी होता है। और स्पीच का कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन भी होता है, यही मेन पता नहीं है किसी। हाय गाइस, वेलकम टू द शो चर्चा चौराहा प्रेजेंटेड बाय कुकटेल्स। मेरा नाम है गीतू राठौर, इस शो की प्रोड्यूसर और आपकी होस्ट। ये एक ऐसा शो है जहां अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिनके सॉल्यूशंस पे डिस्कशंस होंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को उन तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आज का एपिसोड आपके लिए फुल ऑन नॉलेज से भरा होगा, तो बने रहिए। और मैं वेलकम करती हूँ हमारे गेस्ट को। चर्चा चौराहा के आज के एपिसोड में हमारे साथ है मिस तृप्ति ठाकरे, जो एक ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हैं। इनके प्रोफेशन में ये किस तरह से लोगों की हेल्प करती हैं, हम उनसे इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। आप मुझे बताइए कि एक ऑडियोलॉजिस्ट और एक स्पीच थेरेपिस्ट क्या काम करते हैं? डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं ऑडियोलॉजिस्ट, और उसमें मेडिसिन वगैरह वो नहीं देते, जैसे ईएनटी मेडिसिन या सर्जरी करते हैं वैसे नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेशन करते हैं। आपका हियरिंग टेस्ट होने के बाद रिहैबिलिटेशन होता है, जैसे परमानेंट हियरिंग लॉस है तो उनको हियरिंग एड्स या जो कुछ रिहैबिलिटेशन ऑप्शंस है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड स्पीच थेरेपी पार्ट होता है, इसमें आपके स्पीच लैंग्वेज, स्पीच क्लैरिटी, फ्लुएंसी ऑफ योर स्पीच, ये सब चीज़ें आती है। ओके। तो ये स्पीच थेरेपी और ये ऑडियोलॉजी से रिलेटेड जो भी है वो मेनली कौन से एज में देखा जाता है, या हर एज ग्रुप में ऐसा? ये हर एज ग्रुप में होता है, छोटे न्यूबॉर्न बच्चे से लेकर चिल्ड्रन, एडल्ट और बूढ़ों तक ये सब स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि जैसे छोटे बच्चों में देरी से बात करना शुरू किया, या बात नहीं कर रहा है बच्चा, किस वजह से। अगर बच्चा बात करता है लेकिन तुतलाता है, क्लियर बात नहीं करता, या अटक के बात करता है, ऐसे अलग अलग स्पीच प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में। बड़ों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि स्पीच में अटक के बात करना, तुतलाना भी होता है, क्लियर बात नहीं करता है कोई। वॉइस प्रॉब्लम्स भी होते हैं इसमें। जैसे वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, किसी की वॉइस अलग है, लड़का है लेकिन आवाज़ लड़की जैसे है, ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और बड़ों में जैसे एक्सीडेंट या पैरालिसिस के बाद भाषा चली जाती है, उनको समझ में नहीं आता भाषा, या बोल नहीं पाते हैं, या खाना खाने में, निगलने में तकलीफ हो सकती है। ये हर तरह की अलग अलग स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स जो भी है उसको हम ट्रीट करते हैं। ब्रेन डैमेज की वजह से किसी को पैरालिसिस हो सकता है, उसमें ब्रेन हमारा सब चीज़ें कंट्रोल करता है। हम खाना खाते हैं, चलते हैं, बात करते, ये सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में अगर स्पीच एरिया पे डैमेज हो जाता है तो किसी को हो सकता है कि बात करना नहीं आता है। अब तक बात कर रहा था लेकिन एक्सीडेंट के बाद उन्हें बात करना नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसमें मेडिसिन या सर्जरी ऐसा कुछ नहीं है, थेरेपी लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो उसमें पहली बार जब बच्चे या कोई भी आते हैं, पहले डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं, क्या क्या तकलीफ है। फिर उसके बाद असेसमेंट होता है उनके स्पीच एंड लैंग्वेज का, डिटेल्ड असेसमेंट हम करते हैं, और फिर उनका थेरेपी प्लान बनाते हैं कि बच्चे में क्या कमी है और हमें क्या क्या वर्क करना है।
Okay. तो उस तरह से थेरेपी ली जाती है। जैसे आपने बोला कि अलग अलग थेरेपी है, अलग अलग केसेस भी होते होंगे। हाँ हाँ तो हर केसेस के हिसाब से आप कस्टमाइजेशन करते होगे। हाँ हाँ बराबर। जैसे किसी को बात करने में तकलीफ है, अटक के बात करते हैं, ओके। तो उनके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं, ओके। उससे उनको हेल्प होता है कि फ्लुएंटली बात करें। या ओके। कोई बड़ा है, बात करना नहीं आ रहा है एक्सीडेंट के बाद या पैरालिसिस के बाद, तो उनमें कुछ अलग टेक्निक्स होते हैं जिनसे उनके पास भाषा है, लैंग्वेज है ऑलरेडी, उसको फिर से कैसे वापस उनको लाया जा सके, वैसे टेक्निक्स होते हैं। ओके। और बच्चों में तो खेल खेल में, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि बैठेंगे नहीं, उनको सिखाएंगे तो वो इतना ध्यान नहीं देंगे, तो उनको खेल खेल में सिखाते हैं। ओके ओके। जब पेशेंट्स आते हैं ना किसी ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट के पास में, तो वो अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, पहले तो वो बहुत डाउट में रहते हैं, राइट, कि क्योंकि मैं इसमें कुछ मेडिकेशन नहीं है, कैसे ठीक होगा। तो वो उनके प्रॉब्लम्स कैसे किस तरह के रहते हैं जब वो आपके पास में आते हैं, एंड देन जब वो अपना उनका सेशन कंप्लीट होता है, जब वो रिकवर हो जाते हैं, तो उनका क्या एक रिएक्शन रहता है? ओके, यूजुअली पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं तभी बहुत डाउट रहता ही है, क्योंकि बात नहीं कर रहा है और घर पे या आजू बाजू में लोग बोलते हैं हाँ छोटा है, बात कर लेगा। 5 साल में भी बच्चे बात करते हैं, तो फिर भी पेरेंट्स कभी आते हैं जल्दी लेके 2 साल में कि हाँ ये ABCD बोल लेता है, 1 2 3 भी बोलता है, उसको रोड्स भी याद है, मॉल में कौन सा रोड जाता है, पार्क के लिए कौन सा रोड है, वो भी याद है 2 साल के बच्चे को। लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करता है हमसे, जैसे मम्मा पानी दे दो या मम्मा पानी बाहर चलो, एटलीस्ट 2 वर्ड 1 वर्ड वो हमसे बात नहीं करता, अकेला ही रहता है, अकेला ही बात करता है। तो क्या इसको प्रॉब्लम है, थेरेपी की ज़रूरत है क्या, वो मुझे पूछते हैं। तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चों को ऑटिज्म या ADHD ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ADHD क्या होता है? ADHD है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम बोल सकते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, एक जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाता, एक टॉय से या किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं खेल सकता, बहुत यहाँ वहाँ घूमता है, ज़्यादा चंचल होता है, इसीलिए वो ध्यान नहीं देता कि हम क्या बात करें, और भाषा उनकी डेवलप नहीं होती। तो ऐसे बच्चों के साथ में आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो? ये तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा। हाँ, बच्चे पहले तो ध्यान नहीं देते हैं, अकेले खेलते हैं, अकेले ही उनकी मर्जी होती है कि मुझे यही खेलना है, ऐसे ही खेलना है। तो उनके साथ बच्चों के साथ उनके जैसा बनना पड़ता है कि उनको क्या पसंद है वो हम पहले जान लेते हैं कि कई सारे बच्चों को म्यूजिक पसंद है, राइम्स पसंद है, तो हम उस तरीके से उनको सिखा सकते हैं। किसी को ABCD पसंद है, तो उस तरीके से हम उनको थेरेपी में सिखाते हैं। ओके, तो ये बच्चों की पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता होगा? डिपेंड्स बच्चों को क्या पसंद है, उसको ऑटिज्म है, ADHD है या कुछ नहीं है, डेवलपमेंटल डिले है, डिपेंड्स ऑन दैट। जैसे 1.5 साल के बच्चे को भी लेके आते हैं पेरेंट्स कि क्या पता इससे कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, तो चेक करने डाउट में आ जाते हैं, तो हम चेक करते हैं। सिर्फ अगर हमको लगता है नहीं वो थोड़ा सा पीछे है, तो हम उनको होम प्रोग्राम देते हैं कि आप घर पे ये करो उसके साथ। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रोग्रेस हो रहा है, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो आप वेट करो, बच्चा बोलेगा। तो डाउट में भी होते हैं कई पेरेंट्स, वो अच्छी बात है, लेकिन लेट करने से अच्छा आप जल्दी थेरेपी स्टार्ट करें। होता है ऐसे कई बार कि हम होम प्रोग्राम देते हैं और 1-2 महीने के बाद फिर पेरेंट्स आते हैं कि नहीं हो रहा है प्रोग्रेस, तो हम उसका फिर थेरेपी स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि आपके साथ में एक्सपीरियंस बच्चे का अलग होगा और पेरेंट्स के जैसे साथ यूजुअली टीचर बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर का ज्यादा सुनते हैं, मम्मी डैडी का कम सुनते हैं, सेम वैसे ही बच्चों का है। ओके, फर्स्ट टाइम आपके पास कोई भी पेशेंट आए, बच्चा हो या अडल्ट हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्या प्रोसेस रहता है? तो पहले डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या कंप्लेंट्स हैं, हियरिंग टेस्ट हुआ है, हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं,
उनका ओरोमोटर जो होता है, टंग, लिप्स, वो भी चेक करते हैं। ओके। और लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं कि उनका अगर बच्चा है तो लैंग्वेज कितना पीछे है। 5 साल का है तो लैंग्वेज उसका 2 साल के बच्चे जितना है, 3 साल के, वो लैंग्वेज टेस्ट होता है। ये लैंग्वेज असेसमेंट क्या होता है? लैंग्वेज असेसमेंट एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, डिफरेंट एडल्ट के लिए डिफरेंट होते हैं, बच्चों के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं लैंग्वेज के। तो वो टेस्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं और उससे हमको, अगर बच्चे हैं तो लैंग्वेज एज उनका पता चलता है, एडल्ट है तो क्या क्या तकलीफ है, फ्लुएंसी में है, क्लैरिटी में है, स्पीच में क्या तकलीफ है, वो पता चलता है। ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं और बड़ों के लिए अलग। ओके। तो अगर बच्चों के लिए है तो हम पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका बच्चा ये बोलता है क्या, ये कर पाता है क्या, और कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे को बोलते हैं बॉटल दे दो या ये चीज़ मम्मी को दे दो, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, ये क्या है। तो इस तरह से हम पूछते हैं क्वेश्चंस, तो पता चल जाता है। और बड़ों में भी हम कमांड्स देते हैं, कुछ करने बोलते हैं, कुछ अपने बारे में बताओ या आप कहाँ रहते हो, सिंपल क्वेश्चन। ओके। तो इस तरह के टेस्ट, आपका एक फॉर्मेट होगा जो आप फॉर्मेट होता है। ऑडियो से रिलेटेड जैसे सुनने की जांच है, तो वो आप कैसे करते हो? उसका क्या प्रोसेस रहता है? तो सुनने की जांच के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक्चुअली। तो वो न्यूबॉर्न बच्चे के लिए जैसे ओई टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, ओएई। ओके। तो न्यूबॉर्न कोई भी है, 2 दिन का बच्चा भी है, तो उसका भी हम हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं। उससे पता चलता है बच्चे में सुनने की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर फिर डिटेल्ड असेसमेंट होते हैं, बेरा टेस्ट, उसमें बच्चा सोता है तब उसका, जैसे हम ईईजी करते हैं उस तरीके से ब्रेन से हमें वो वेव्स मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं। ओके। और बड़ों में भी ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, इम्पीडेंस टेस्ट होता है, डिफरेंट टेस्ट है। ओके। जैसे मैंने अभी बोला कि हम 2 दिन के बच्चे का भी हियरिंग टेस्ट करते हैं। जैसे आउट ऑफ इंडिया अभी सब जगह यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग ये कंपलसरी है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका हियरिंग टेस्ट होना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लेट डिटेक्ट होता है तो बच्चे का लेट रिहैबिलिटेशन होता है, तो वो बहुत प्रोसेस लेट हो जाता है और बच्चों को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। राइट। तो इंडिया में भी अभी कई स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में अभी चालू हुआ है न्यूबॉर्न हियरिंग टेस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया में हर स्टेट में अभी ये कंपलसरी होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को उसका फायदा हो सके। ऑडियोलॉजिस्ट अलग अलग हियरिंग एड्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए होते होंगे, वो आप एक्सप्लेन कर दो। हाँ, जैसे हम पहले हियरिंग टेस्ट करते हैं तो उससे पता चलता है कि किसी को कैसे डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है, सीवियरिटी क्या है। जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर हियरिंग लॉस है। और कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, उससे ग्राफ मिलता है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कौन सा हियरिंग एड उनको देना है। और हियरिंग एड्स में भी दिखने में डिफरेंट ऑप्शंस है, टेक्नोलॉजी में उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। जैसे बेसिक है, डिजिटल है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे ब्लूटूथ आता है अभी हियरिंग एड्स में। तो वो सब अलग अलग ऑप्शन है, रिचार्जेबल है, बैटरी ऑपरेटेड है, दिखने में छोटा, बहुत ही छोटा, जो इनविजिबल बोलते हैं। आप कान के अंदर डालते हो हियरिंग एड, वो दिखाई नहीं देता बाहर से। तो ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस है हियरिंग। मैंने एक बच्चे में देखा था, वो उसका ना कान के अंदर भी था और वो कुछ थोड़ा सा निकल के यहाँ ऐसे पीछे साइड में, यहाँ से निकल के ऐसे पीछे साइड में यहाँ पे कुछ स्टिक था। हाँ, ये तो वो क्या होता है? वो कॉक्लियर इम्प्लांट है। जैसे अगर बच्चों में सीवियर हियरिंग लॉस है, बहुत ज़्यादा है हियरिंग लॉस, तो उनको हियरिंग एड से बेनिफिट नहीं होता है। जैसे हियरिंग एड सिर्फ साउंड को एम्पलीफाई या बड़ा करता है, तो वो सीवियर हियरिंग लॉस होगा तो बच्चों को उतना सुनाई नहीं देता। तो कॉक्लियर इम्प्लांट एक सर्जरी है। सर्जरी में हाफ जो इम्प्लांट है, हाफ पार्ट है, वो सर्जरी से अंदर जाता है और हाफ माइक प्रोसेसर वो बाहर होता है। तो आपने जो बाहर देखा है वो माइक एंड प्रोसेसर है, जो आवाज़ लेता है, प्रोसेस करता है, और यहाँ पे मैग्नेट होता है। जो अंदर के मैग्नेट
को ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन और बच्चे को सुनाई देता है। और कॉक्लियर इम्प्लांट में भी अभी बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसमें भी ब्लूटूथ ऑप्शंस है, रिचार्जेबल है और दिखने में छोटा, सिर्फ आपको जैसे मैग्नेट यहाँ पे छोटा कुछ सर्कुलर आपको स्टिक हो जाएगा, हाँ। उतना भी अभी कॉक्लियर इम्प्लांट में पॉसिबल है। और कॉक्लियर इम्प्लांट अभी गवर्नमेंट स्कीम में भी होते हैं, जैसे एडिप स्कीम है गवर्नमेंट का। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है और उसको हियरिंग लॉस है तो उसका सर्जरी फ्री या कुछ कम पैसों में हो जाता है, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट का सर्जरी एंड वो इम्प्लांट का टोटल कॉस्ट अराउंड 9 lakhs to 10 lakhs। दैट्स एक्सपेंसिव। यस, तो अभी फ्री में या कुछ कम पैसों में भी कर सकते हैं कोई। ओके, जैसे कि अभी आपने बताया कि इन एड्स में ब्लूटूथ वाला भी एक ऑप्शन है, तो इससे कनेक्ट कहाँ करना होता है? जैसे अगर कोई हियरिंग एड लगा रहा है, कॉक्लियर इम्प्लांट लगा रहा है, हाँ। तो वो हेडफोन्स नहीं यूज कर पाते। या टीवी उनको सुनना है डायरेक्ट, या वीडियो कॉल है, फोन पे वीडियोस देख रहे हैं, या लैपटॉप में मीटिंग्स है, तो उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है विद ब्लूटूथ। अच्छा, ऑलराइट। और इसमें आपने बोला डिजिटल ऑप्शंस भी है, तो डिजिटल किस तरीके से काम करता है? जैसे हियरिंग एड्स में होता है नॉन डिजिटल एंड डिजिटल। अच्छा। तो नॉन डिजिटल में उसमें सिर्फ बैटरी डालते हैं और वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सारी आवाज़ें आपको बड़ी होके सुनाई देगी या आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे डिजिटल हियरिंग एड्स है, उसको हम प्रोग्राम करते हैं। लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होता है हियरिंग एड्स का, तो उसमें हम ग्राफ फीड करते हैं जो आपके हियरिंग टेस्ट में मिला था। अगर समझो आपको कोई पर्टिकुलर आवाज़ है 1000 फ्रीक्वेंसी की, वो आपको 50 डेसिबल में सुनाई देती है, तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे। अच्छा। कोई आवाज़ आपको 30 डेसिबल में सुनाई दी, उसको थोड़ा कम बढ़ाएंगे, तो कस्टमाइजेशन हो जाता है। तो पेशेंट को क्या फ़ायदा है कि उनको फ़ैन की आवाज़ भी बड़ी नहीं सुनाई देती, वो कम हो जाती है। बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आप कम कर सकते हो। ऐसे ना बहुत सुनने को मिलता है कि किसी लड़के की आवाज़ लड़कियों की तरह है, और वो बहुत उस चीज़ से इतना बॉदर रहता है कि वो मतलब ना पब्लिक स्पीकिंग नहीं इतना प्रेफर करते, वो लोग स्टेप बैक करते हैं, या ग्रुप में डिस्कशंस होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो और ऐसे बहुत सारी जगह पे देखा है कि लड़कियां हैं जिनकी आवाज़ बहुत भारी होती है। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जिसकी आवाज़ इतनी भारी है, तो वो नॉर्मल भी बात करती है तो ऐसा लगता है कि झगड़ा कर रही है। तो उनके लिए आप क्या मतलब क्या एक कुछ रहता होगा, कुछ प्रोसेस होगा या कुछ थेरेपी होगी उनके लिए? वॉइस थेरेपी देते हैं ऐसे में। जैसे 13-14 इयर्स में लड़कों की आवाज़ चेंज होती है। लेकिन कुछ लड़के जो बचपन में आवाज़ थी हाई पिच, उसी में बात करना कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि नई आवाज़ उनको एक्सेप्ट नहीं होती या कुछ भी। लेकिन फिर 20 इयर्स 23 इयर्स फिर उनको पता चलता है कि नहीं, मेरी आवाज़ लड़की जैसे आ रही है अभी। सबकी आवाज़ तो मेल वॉइस है, जाड़ी भारी आवाज़ है, मेरी वॉइस कुछ अलग है, लेकिन इग्नोर करते हैं। मेनली कब प्रॉब्लम आती है, फ़ोन कॉल पे। तो कोई फ़ोन करता है और बोलता है हेलो मैडम, तो तब उनको पता चलता है नहीं, कुछ तो आवाज़ में प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। मैंने 50 इयर्स के भी देखे हैं जिनकी आवाज़ लड़की जैसे है। तो अगर आप 50 इयर्स के हैं तो भी आपकी आवाज़ चेंज हो सकती है थेरेपी से। क्योंकि आपका जो एनाटॉमी है वो प्रॉपर जो मेल का है वही है, लेकिन आप बात कर रहे कोई अलग आवाज़ में, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन हम करते हैं, तो वही सेम चीज़ है। और एक दिन में किसी का 2 सेशन में आवाज़ चेंज हो जाती है। मतलब ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है ये वाला। ये फास्ट है। अभी वैसे देखा जाए तो स्पीच में बहुत बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, स्टैमरिंग भी आता है उसमें से एक, ये भी है बहुत ऐसा ये एक ऐसा इशू है ना स्टैमरिंग की, मतलब मेरे फ्रेंड्स बोल लो या फिर मेरे रिलेटिव्स में भी हैं ऐसे जो उनको इशू है, बट अभी राइट नाउ उनकी एज हो चुकी है 56,
तो ही इज लाइक कि नहीं यार अभी तो हो गया, मेरा एज हो गया। तो वो एज में भी सही हो सकता है या स्टार्टिंग से ही इस चीज को ध्यान देना किसी भी चाहिए? एज में हम थेरेपी करा सकते हैं, कोई स्पीच थेरेपी किसी भी एज में हम कर सकते ओके। हैं। जैसे ऋतिक रोशन सबको पता है, हाँ। तो उनको स्टैमरिंग था बहुत सीवियर। ओके। तो बचपन से वो थेरेपी ले रहे थे, बचपन में बहुत उन्होंने थेरेपी किया है, स्पीच थेरेपी लिया है। ओके। तो अब जाके वो ऐसे स्टेज पे है कि वो फ्लुएंटली बात कर सकते हैं और अभी तो एक्टिंग कर सकते और हैं। उन्होंने गाना भी गाया हुआ है, सेनोरिटा। यस। ओके। तो लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है, जो थेरेपी उन्होंने थेरेपी ली है, उन्होंने घर पे फॉलो किया है, वो मेंटेन किया है, तब जाके वो अभी उस स्टेज पे है। तो किसी को भी अगर स्टैमरिंग प्रॉब्लम है तो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सीवियर केसेस देखे मैंने, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। तो वो स्टेज तक आपको नहीं जाना है, आप थेरेपी लो, आप सॉल्यूशन ढूंढो। और थेरेपी से डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा। क्लियर स्पीच के बारे में अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता है कि बात नहीं कर पाता है सही से, या वर्ड्स क्लियर नहीं है, स्टेटमेंट्स जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियरली डिलीवर नहीं हो रहे हैं, या और भी कुछ आते हैं। क्लियर स्पीच नहीं है, मतलब कुछ बच्चे, जैसे मुझे बोलना है सन, तो वो बच्चे बोलेंगे तन। स बोलना नहीं आता, या शूज को तू, या साइकिल को टाइटल। तो उनको क्लैरिटी नहीं है स्पीच में। तो अगर उनका टंग, लिप्स, बाकी स्ट्रक्चर ओके है तो थेरेपी से 100% वो क्योर हो जाएगा। क्योंकि बस उनको टंग प्लेसमेंट में डिफिकल्टी है, उनको नहीं पता है कि क बोलना है तो मुझे टंग कहाँ प्लेस करना है, वो त बोलते हैं। तो ये 100% क्योर हो जाता है। अगर टंग टाई है, टंग में थोड़ा जॉइंट होता है किसी को, तो अगर ज्यादा है तो सर्जरी होता है उसका छोटा सा। वो आफ्टर सर्जरी हम थेरेपी देते हैं, तो उनका भी क्लियर हो जाता है। जैसे 25 ईयर ओल्ड भी आप है, किसी को क्लियर नहीं है स्पीच, कोई लेटर बोलना नहीं आता। जैसे शॉर्टकट मूवी बीच में आई थी शाहिद कपूर की, वो बोलते थे शॉर्टकट। तो किसी को स को फ बोलते हैं, तो वो रियलिटी में है ऐसा कि रिप्लेस कर देता है, उनको बोलना नहीं आता, तो उसका भी हो जाता है, 100% क्योर हो जाता है। और मेरे पास 57 ईयर ओल्ड अंकल भी आए थे। उनको पर्टिकुलर लेटर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था, बोलना नहीं आ रहा था बचपन से। तो उनको मैंने सिखाया थेरेपी में, उनको टंग कहाँ लगाना है वो सब किया। 1-2 सेशन में उनको वो आ गया, लेकिन उनमें वो मोटिवेशन था कि सर्च किया और वो आए थे कि मुझे कुछ करना है। अभी आपको कोई भी स्पीच प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी है, तो आप उनको बताओ, क्योंकि उनको पता ही नहीं स्पीच थेरेपी होता है। और स्पीच का कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन भी होता है, यही मेन पता नहीं है किसी को। तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी स्पीच प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी आप सर्च करो, आपके नियर बाय कोई स्पीच थेरेपिस्ट है तो उनको कंसल्ट करो। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वैक्स भी है। जैसे आपको जैसे कोई बोलेगा मेरे पास आप 7 डेज आओ, मैं दवाई दूंगा, आप क्लियर बात करोगे, स्टैमरिंग नहीं होगा। ऐसे भी कोई है, कोई बोलता है एक्यूपंक्चर है, आप उससे ठीक बोल पाओगे या बच्चा बोलने लगेगा, या कान में दवाई डालेंगे, इंजेक्शन डालेंगे, बच्चा सुनने लगेगा। ऐसे भी बहुत गलत लोगों के पास फ्रॉड चले जाते हैं। तो आप पहले डिग्री देखो, अच्छे से रिव्यूज देखो क्या है, डॉक्टर कैसे हैं, और तब कंसल्ट करो। स्पीच थेरेपी में ग्रुप सेशंस इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे स्पीच थेरेपी में हम पहले इंडिविजुअल सेशंस लेते हैं, कस्टमाइज। जैसे हर एक बच्चा अलग है, तो उनका थेरेपी अलग होता है। लेकिन एक बार बच्चा बात करना शुरू कर दिया, जैसे कुछ बात नहीं कर रहा था, अभी वो सेंटेंसेस में बात करता है। लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं या बाहर जाते हैं तो लोगों से बात नहीं कर पाते। सोशल सिचुएशन में उनको बात कैसे करना है, बात शुरू कैसे करनी है, वो नहीं पता। तो ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप थेरेपी में हम उस पे वर्क करते हैं।
आजकल ना ऑटिस्टिक केसेस बहुत देखने को मिलते हैं बच्चों में। पेरेंट्स भी आजकल उस चीज़ को लेके बहुत ध्यान में रखते हैं कि बच्चा ऐसा कुछ लाइक ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ऐसा कुछ है तो नहीं, कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है, थोड़े केयरफुल रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप उन पेरेंट्स को क्या बोलोगे कि कैसे पता करें कि ऐसे साइंस क्या होते हैं, कैसे उनको समझ में आए ये चीज़? ऑटिज्म अगर बच्चे को है तो आपको कुछ साइंस दिखने मिलेगी। जैसे बच्चा टोस पे चलता है, पैरों की उंगलियों पे चलता है, हर बार नहीं, कभी कभी चलता है। वो अकेला ही खेलता है, अपने आप में ही रहता है, आपके साथ या किसी और के बच्चों के साथ नहीं खेलता, अकेला खेलता है। पर्टिकुलर टॉयज या किसी पर्टिकुलर चीज़ें ही उसको पसंद है, उसी पैटर्न में खेलता है, या रिपीटेड कोई चीज़ें करता है। अगर वो कोई ब्लॉक्स है या टॉयज है, वो एक लाइन में लगाता है और वही कंटिन्यू करता है, या बिल्डिंग बनाता है ब्लॉक्स की, गिराता है, फिर से वही, लेकिन एक दो बार नहीं, बहुत बार सेम करता है, हर रोज सेम करता है, रिपीटेड चीज़ें। कोई बच्चे घूमती हुई गोल चीज़ें देखना पसंद करते हैं, जैसे फैन को देखते रहते हैं, उनको पसंद है फैन को देखना। कार की व्हील्स घूमती है गोल, उसको देखना पसंद करते हैं। कोई लाइट्स की ऑब्जेक्ट है, लाइटिंग है, वो देखना पसंद करते हैं। कई बच्चों में खाने पीने में तकलीफ होती है, किसी को दूध पीना पसंद नहीं है, या फ्रूट्स नहीं खाते हैं मोस्टली। चॉकलेट्स, चिप्स जो बच्चों को पसंद है वही नहीं खाते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ अलग है कि चॉकलेट्स, चिप्स नहीं खाता है, बात नहीं करता है, या आपसे कम्युनिकेट नहीं करता है। वो भी ऑटिज्म में होता है। उनको मेमोरी अच्छी होती है उनकी मोस्टली। जैसे कुछ भी रोड्स याद हो जाते हैं उनको, ये रोड कहाँ जाता है, हम कहाँ, ये रोड कहाँ जा रहा है, उनको याद है। या कई बच्चे छोटे हैं, स्कूल में ही जाते हैं, या जूनियर में है, लेकिन वो पढ़ पाते हैं। जैसे मेरे पास अभी 3.5-4 साल की बच्ची आई थी, एनाटॉमी ऑफ द ईयर ऐसे पिक्चर था वॉल पे। तो एनाटॉमी तो यूजुअली किसी को पता नहीं होता, मेडिकल टर्म है, लेकिन उसने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ द ईयर। तो वो होर्डिंग्स, जो शॉप्स की होर्डिंग्स है, वो सब पढ़ लेते हैं। ABCD, 2 साल का बच्चा है, ABCD बोलता है, 1 2 3 बोलता है, कलर्स आते हैं। तो ये यूनिक फीचर्स हैं उनके। लेकिन स्ट्रेंथ्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अलग साइंस है ये, जो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करनी है। और अगर लगता है कि बच्चे में ये साइंस है, तो आप तुरंत बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आपको इन सबको कंसल्ट करना है। जैसे कम्युनिकेशन में एक बैरियर आता है इनके साथ में, तो उनको उनके पेरेंट्स के साथ में आप कैसे मतलब उनको कंसल्ट कैसे करते हो? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी नई न्यू होती होंगी, जो उन्हें नहीं पता है, या वो डे बाय डे वो भी सीख रहे हैं बच्चे के साथ में। और बच्चे भी एक अलग बिहेवियर रहता है उनका, एक पैटर्न रहता है उनका, तो वो उसको आप कैसे क्रैक करते हो? जैसे उन बच्चों को अकेला रहना पसंद है, सोशल सिचुएशंस में जाना पसंद नहीं। तो मेरे पास भी अगर आते हैं फर्स्ट सेशन में, तो अकेले ही खेलते, या कुछ टॉय उनको मिल गया तो अकेले ही खेलते, इग्नोर करते हैं मुझे, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। तो वो क्या खेल रहे हैं, उनको क्या पसंद है, तो हम उनकी दुनिया में जाते हैं कि वो किस तरह खेल रहे हैं। किसी को जस्ट स्टिक घुमाना पसंद है ऐसे, तो हम भी उसकी तरह करते हैं, कॉपी करते हैं, तब जाके वो देखता है कि क्या कर रहा है। तो अगर हम उनको बिठा के सिखाएंगे कि ऐसे बोलो, ऐसे करो, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो पहले उनके वर्ल्ड में जाना पड़ता है, उनके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, तब वो हमारा सुनते हैं और हम स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। राइट। ऑटिज्म ये जेनेटिक होता है या फिर नहीं? ऑटिज्म जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। जैसे छोटी फैमिली है, सिर्फ पेरेंट्स है दोनों,
बच्चे से ज़्यादा बात नहीं कर रहा है कोई, कुछ स्टिमुलेशन नहीं है, लैंग्वेज स्टिमुलेशन, खेलना प्ले नहीं है, वर्किंग पेरेंट्स है, या स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बच्चा बहुत टाइम तक, मतलब 1 साल का बच्चा, 9 महीने का बच्चा बहुत टाइम टीवी देख रहा है या मोबाइल में कुछ वीडियोस देख रहा है, कुछ स्टिमुलेशन ही नहीं है ब्रेन को। और अभी कोविड के बाद वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है। यस, बहुत। कोविड के बाद बहुत केसेस आए थे ऑटिज्म के। तो रिसर्च भी हुआ था, तो वर्चुअल ऑटिज्म ऐसे टर्म आया था, क्योंकि कोविड में बच्चे घर में ही थे, बाहर जाना नहीं हुआ था, तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा था, सोशल सिचुएशंस नहीं थे, लोगों से नहीं मिले, तो उस वजह से ऑटिज्म के साइंस दिख रहे थे। लेकिन विद थेरेपी उन बच्चों में प्रोग्रेस अच्छा तुरंत दिखाई दिया। जैसे कि ना अभी कई बार ऐसा रहता है कि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं या होने वाले न्यू पेरेंट्स जो होते हैं, उनको ऐसा डर रहता है कि मेरा बच्चा सही रहेगा ना, हेल्दी रहेगा, मेंटली हेल्दी रहेगा ना, फिजिकली हेल्दी रहेगा ना। तो ना आजकल इतने केसेस हैं ऑटिज्म के, तो उनको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना ये भी रहता है कि इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बिफोर बर्थ हम नहीं पता कर सकते, राइट? तो आप इस पे क्या बोलते हो? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफीज होते हैं, इसमें ये नहीं पता चलता कि बच्चे को ऑटिज्म होगा या नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम जैसे पता चलता है सोनोग्राफी में। और स्ट्रेस भी नहीं लेना है, मैं तो बोलूँगी आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो वो भी एक फैक्टर होता है कि मदर का मेंटल हेल्थ स्ट्रेस, उस वजह से भी बच्चे में मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। और ऑटिज्म कब पता चलता है? 1 साल तक बच्चा नॉर्मल आपको लगेगा कि देख रहा है, हंस रहा है, आई कांटेक्ट दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, जो उसको आता था वो बाय बाय करता था, अभी वो नहीं कर रहा है, या वो हमसे देखता था, स्माइल करता था, अभी अकेला ही रहता है, तो रिग्रेशन हो जाता है। तो जो ये रिग्रेशन है, ये मेन हमको उससे पता चलता है हाँ बच्चे में ऑटिज्म है। और जो मैंने साइंस बताए जो अलग अलग, तो हर बच्चे में हर साइन या सिम्टम नहीं होता। किसी में अलग अलग टाइप के ऑटिज्म है ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम बोलते हैं, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो किसी बच्चे में हाई IQ होगा उसका, लेकिन ऑटिज्म के कुछ दूसरे सिम्टम्स होंगे, किसी बच्चे में IQ लो होगा और सिम्टम्स कुछ अलग होंगे, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसमें। और ऐसे भी है कि कई बच्चों को ऑटिज्म था, उन्होंने थेरेपी ली, प्रोग्रेस किया, और अभी वो एडल्ट है, ऑटिज्म है, एडल्ट है, और वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कुछ चीजें हैं, तो वो उसको उस पे वर्क ओवरकम करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपिस्ट का, तो इसमें बहुत, जहाँ तक मैं सीख पाई हूँ अभी तक के आपकी बातों से, मुझे लगता है कि इसमें बहुत वक्त लगता है, इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। तो आप कैसे इस चीज़ों से डील करते हो, पेरेंट्स के साथ भी, और जो उनके बच्चे हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं, उनके साथ भी? क्या बोलोगे आप अपने हमारे व्यूअर्स को भी, कि जब वो किसी चीज़ के बारे में ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं, किसी को कंसल्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो क्या अपने दिमाग में लेकर जाएं? पहली बात तो ऑटिज्म या कोई भी स्पीच प्रॉब्लम के लिए दवाई नहीं होती। जो मेडिकल इश्यूज है उसके लिए दवाई होती है, और थेरेपी दवाई नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, तो पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है, आपने राइट कहा। क्योंकि 1-2 दिन में हम कुछ दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर बच्चे में स्पीच प्रॉब्लम है, ऑटिज्म नहीं है या कुछ भी, कम से कम 3 महीने में भी बच्चा बोलना शुरू कर देता है, या 1-2 साल 3 साल भी लग सकते हैं उसको लैंग्वेज डेवलप होने में। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना होता है, थेरेपिस्ट को भी, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना है। थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसी मिली जो मुझे नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता थी। तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने साइड से, जो वो कर सकें।
तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी प्रॉब्लम है स्पीच में या हियरिंग में, तो उनको बोलिए कि इसको इग्नोर नहीं करना है और स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए और उस पे ज़रूर एक सॉल्यूशन है और ट्रीटमेंट से उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ उनको हेल्प करिए। ओके, और आपको कुछ भी डाउट्स है किसी को तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। आपने इतना अच्छा टाइम दिया, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया, सो ये डेफिनेटली व्यूअर्स के लिए एक हेल्पफुल है और मैं उनसे भी अपील करूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और जैसा मैम ने कहा कि वो आपके सवालों के जवाब देंगी, वो आपको हेल्प करेंगी। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो योर क्वेश्चंस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यस एंड थैंक यू चर्चा चौराहा, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत थी। लोगों में स्पीच प्रॉब्लम्स, हियरिंग प्रॉब्लम्स, इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।